हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने एजेंट्स लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी हम कर रहे थे सेक्शन 226 से लेके हमने सेक्शन 232 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 233, राइट ऑफ अ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल। बेटा बहुत सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनना। In cases where agent is personally liable, a person dealing with him may hold either him or his principal or both of them liable। बेटा मैं अभी समझा देता हूं आपको। देखो बेटा, सेक्शन 233 बेटा अपना एक बार जरा देखो। बेटा हमने एक सेक्शन किया था, सेक्शन 230। बेटा सेक्शन 230 कहता था कि एजेंट थर्ड पार्टी के प्रति लायबल नहीं होता है, प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के प्रति क्या होता है, लायबल। हां, कुछ एक्सेप्शंस थी जहां पर एजेंट को थर्ड पार्टी के प्रति लायबल माना गया है ना। कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे जहां पर एजेंट को थर्ड पार्टी के प्रति क्या माना गया बेटा, लायबल। तो एक बात सुनो, ये बेटा प्रिंसिपल है, ये बच्चे एजेंट है, और ये बेटा आपकी थर्ड पार्टी है। ठीक है, अब सुनो, वैसे बेटा जनरल रूल, मुझे बताओ जनरल रूल बेटा ये है कि एजेंट, बेटा एजेंट थर्ड पार्टी के प्रति लायबल नहीं होता है, लेकिन प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के प्रति क्या होता है, लायबल। लेकिन बेटा हमने इस जनरल रूल की क्या करी थी, एक्सेप्शन। बेटा उन एक्सेप्शंस के हिसाब से एजेंट भी थर्ड पार्टी के प्रति क्या माना जाएगा, लायबल। अब मेरी एक बात सुनो बेटा, मैं ना बेटा इस सेक्शन में मैं डिस्कशन उन्हीं एक्सेप्शंस का ही कर रहा हूं बेटा। मैं जनरल रूल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सेप्शंस की ही बात कर रहा हूं बेटा। अगर वो एक्सेप्शंस अप्लाई हो रही हैं, उनमें से कोई भी एक्सेप्शन क्या हो रही है, अप्लाई, तो बेटा थर्ड पार्टी चाहे तो एजेंट को भी स्यू कर सकती है, मतलब लायबल ठहरा सकती है। वो चाहे तो प्रिंसिपल को भी स्यू कर सकती है, यानी लायबल ठहरा सकती है। तो थर्ड पार्टी अगर चाहे तो एजेंट को भी बेटा लायबल ठहरा सकती है, और अगर थर्ड पार्टी चाहे तो प्रिंसिपल को भी क्या ठहरा सकती है, लायबल। इवन बेटा चाहे तो दोनों को भी लायबल ठहराया जा सकता है। मैं ये बात उन्हीं एक्सेप्शनल केसेस की कर रहा हूं बेटा। जनरली तो थर्ड पार्टी एजेंट को लायबल ठहरा ही नहीं सकती है बेटा, प्रिंसिपल को लायबल ठहरा सकती है। लेकिन अगर एक्सेप्शनल केस कोई अप्लाई हो रहा है तो थर्ड पार्टी चाहे तो एजेंट को भी लायबल ठहरा सकती है और प्रिंसिपल को भी, इवन दोनों को भी। ये बेटा आपका सेक्शन 233। ठीक है, फिर बेटा 234 क्या कहता है, देखना। कॉन्सिक्वेंस of inducing agent or principal to act on belief that principal or agent will be exclusively held liable। अब सुनो बेटा, सुनो बेटा, अपना सेक्शन 234 क्या है, यहां पर देखना। सेक्शन 234 क्या है बेटा, ऊपर वाला ही केस है, प्रिंसिपल है, एजेंट है, और बेटे थर्ड पार्टी है। सुनना बेटा, मेरी बात जो मैं कहूंगा ना वो ध्यान से सुनना बेटा। पता है हुआ क्या, थर्ड पार्टी ने ना, थर्ड पार्टी ने एजेंट से बेटा लायबल कर, एजेंट से बेटा एक वादा करा। थर्ड पार्टी ने एजेंट से एक वादा वादा करा, एक प्रॉमिस करा कि मैं तेरे को स्यू नहीं करूंगा, तू चिंता मत कर। वैसे एक बात बताओ, अगर एक्सेप्शनल केसेस में अप्लाई, एक्सेप्शनल केस अप्लाई होता है तो थर्ड पार्टी बेटा एजेंट को स्यू कर सकती है ना। लेकिन थर्ड पार्टी ने एजेंट से प्रॉमिस करा दैट आई विल ओनली स्यू प्रिंसिपल,
मैं सिर्फ प्रिंसिपल को ही स्यू करूंगी, मैं तेरे को स्यू नहीं करूंगी। तो बेटा अगर ऐसा कोई प्रॉमिस थर्ड पार्टी ने एजेंट के साथ किया है ना, तो लेटर ऑन थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू एजेंट। फिर थर्ड पार्टी लेटर ऑन एजेंट को स्यू नहीं कर सकती। लेटर ऑन थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू एजेंट। भाई थर्ड पार्टी तूने ही तो प्रॉमिस किया था एजेंट को कि तू प्रिंसिपल को स्यू करेगा, थर्ड एजेंट को स्यू नहीं करेगा। तो याद रखना लेटर ऑन तू फिर एजेंट को स्यू नहीं कर पाएगा। और बेटा सेम गोस फॉर प्रिंसिपल। थर्ड पार्टी ने प्रिंसिपल से यह वादा करा कि कुछ भी हो जाए मैं तेरे को स्यू नहीं करूंगा, आई विल ओनली स्यू एजेंट। मैं तेरे को स्यू नहीं करूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो सिर्फ एजेंट को स्यू करूंगा। तो बेटा इस केस में भी याद रखना, क्योंकि आपने प्रिंसिपल से यह प्रॉमिस किया है कि मैं बाद में कभी तुझे स्यू नहीं करूंगा, सिर्फ एजेंट को स्यू करूंगा, तो बाद में आप प्रिंसिपल को स्यू कर भी नहीं पाओगे। लेटर ऑन थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू प्रिंसिपल। तो लेटर ऑन थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को स्यू करने की पोजीशन में नहीं रहेगी बेटे, ठीक है। और यहां पर कैन नॉट स्यू एजेंट, लो बेटा कॉपी कर लो। तो अगर आपने कोई ऐसा प्रॉमिस किया है आइदर एजेंट को और प्रिंसिपल को कि हम तुझे स्यू नहीं करेंगे, अदर पार्टी को स्यू करेंगे, तो याद रखना लेटर ऑन फिर उन्हें स्यू नहीं कर पाएगी थर्ड पार्टी। तो अगर थर्ड पार्टी ने एजेंट से प्रॉमिस करा है, सुनो, अगर थर्ड पार्टी ने एजेंट से प्रॉमिस करा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सिर्फ मैं किसको स्यू करूंगा, प्रिंसिपल को, याद रखना बेटा, तो लेटर ऑन थर्ड पार्टी एजेंट को स्यू नहीं कर पाएगी। अच्छा ऐसे ही अगर उसने प्रिंसिपल से प्रॉमिस करा है कि मैं सिर्फ एजेंट को स्यू करूंगा, तो याद रखना लेटर ऑन अगर जरूरत पड़ी तो थर्ड पार्टी बेटा प्रिंसिपल को स्यू नहीं कर पाएगी। बात बच्चे बताओ समझ आई? ये बेटा आपका सेक्शन 234। अब पढ़ ले एक बार, देखो देखो, when a person who has made a contract with an agent, मतलब थर्ड पार्टी, induces the agent to act upon the belief, मतलब वो एजेंट को विश्वास दिलाता है that principal only will be held liable, मतलब थर्ड पार्टी एजेंट को यह विश्वास दिलाता है कि मैं प्रिंसिपल को ही स्यू करूंगा, तेरे को स्यू नहीं करूंगा, या फिर induces the principal to act upon the belief that agent will be only held liable, या वो प्रिंसिपल को विश्वास दिलाता है कि मैं तुझे लायबल नहीं ठहराऊंगा, मैं एजेंट को ही लायबल ठहराऊंगा। तो बाद में जाके वो थर्ड पार्टी बेटा एजेंट और प्रिंसिपल को लायबल नहीं ठहरा पाएगी जिससे वादा किया गया है। ये बेटा आपका सेक्शन 234, ठीक है बेटा। ये तो खैर सेक्शन 235 तो हमने करा हुआ है, लायबिलिटी ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट। तो ये तो बेटा आप मुझे बता सकते हो। आओ सेक्शन 235, सेक्शन 235 ये है बेटा लायबिलिटी ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट। तो मेरी ना एक बात बेटा सुनना, बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रिटेंडेड एजेंट होता है बेटा, प्रिटेंडेड एजेंट, बेटा प्रिटेंडेड एजेंट कौन होता है? हमने करा था ना डिस्कस टाइप्स ऑफ एजेंट्स में। बेटा प्रिटेंडेड एजेंट वो होता है जो एक्चुअल में कंपनी प्रिंसिपल का एजेंट नहीं है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज एन एजेंट। तो एक्चुअल में तो वो एजेंट नहीं है, लेकिन वो
थर्ड पार्टी के सामने रिप्रेजेंट करता है अपने आप को एज एन एजेंट। तो बेटा एक बात सुनो, अगर प्रिटेंडेड एजेंट अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज एन एजेंट ऑफ अ प्रिंसिपल, तो याद रखना बेटा, प्रिंसिपल कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर हिज एक्ट्स। प्रिंसिपल कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर हिज एक्ट्स। प्रिंसिपल उसके एक्ट्स के लिए लायबल हो ही नहीं सकता बेटा, अनलेस अनलेस अपने आप बताओ बेटा, अनलेस प्रिंसिपल हैज रैटिफाइड हिज एक्ट्स। तो अगर प्रिंसिपल ने उसके एक्ट्स को रैटिफाई किया है, अप्रूव किया है, एक्सेप्ट किया है, तो बेटा प्रिंसिपल लायबल होगा, नहीं तो बेटा प्रिटेंडेड एजेंट के एक्ट्स के लिए खुद प्रिटेंडेड एजेंट ही क्या होता है बेटा, लायबल होता है, प्रिंसिपल लायबल नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल सा था बेटा। आ जाओ सेक्शन 236, ये भी सिंपल है। देखो बेटा, पर्सन falsely contracting as agent not entitled to performance। सिंपल है बेटा ये भी। A person with whom a contract has been entered into in the character of agent is not entitled to require the performance of it if he was in reality acting not as an agent but on his own account। तो बेटा बात सिंपल है ना, सुनो। अब बेटा कोई पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूं बेटा, सेक्शन 237। बेटा सेक्शन 237 में क्या है सुनो, एक एजेंट है बेटा, या मैं चलो ऐसे थोड़ा सा लिखता हूं बेटा, कोई पर्सन है जो बेटा थर्ड पार्टी के साथ कोई पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बच्चे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है इन कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट, मतलब वो थर्ड पार्टी को बताता है कि मैं फलाना फलाना पर्सन का क्या हूं, एजेंट हूं। या मैं बोलूं वो फॉल्सली अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज एन एजेंट, फॉल्सली represents himself as an agent। वो अपने आप को फॉल्सली एज एन एजेंट रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन का, ऑल्दो बेटा वो एजेंट नहीं है। ठीक है, तो कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है थर्ड पार्टी के साथ इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट, ऑल्दो वो कोई एजेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है ऑन हिज ओन अकाउंट। ठीक है, तो बेटा ऐसा पर्सन ना जो अपने आप को फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहा है एज एन एजेंट, वो पर्सन थर्ड पार्टी से उसके प्रॉमिस की डिमांड नहीं कर सकता है। तो सच पर्सन कैन नॉट डिमांड, सच पर्सन कैन नॉट डिमांड, कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो ऐसा पर्सन जो अपने आप को फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहा है एज एन एजेंट, ऐसा पर्सन बेटा, ऐसा पर्सन बच्चे दूसरी पार्टी से उसके प्रॉमिस की परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता है बेटा। सॉरी 236 है बेटा ये। तो बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई पर्सन अपने आप को फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है एज एन एजेंट ऑल्दो ही इज नॉट एन एजेंट, तो ऐसा पर्सन थर्ड पार्टी के प्रॉमिस की परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता है। वो थर्ड पार्टी से यह नहीं कह सकता है कि तू अपने प्रॉमिस को परफॉर्म कर। बेटा थर्ड पार्टी इज नॉट लायबल टू परफॉर्म इट्स प्रॉमिस। ठीक है, ये आपका बेटा सेक्शन 236, कॉपी कर लो बच्चे। सेक्शन 236।
तो अगर कोई पर्सन अपने आप को फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है एज एन एजेंट, तो ऐसा पर्सन थर्ड पार्टी से थर्ड पार्टी के प्रॉमिस की परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता है। वो पर्सन थर्ड पार्टी से यह नहीं कह सकता है कि तूने मुझसे एक प्रॉमिस करा था, तू अपने प्रॉमिस को परफॉर्म कर। ऐसा पर्सन ऐसा नहीं कह सकता बेटा। ठीक है, चलो बच्चे एक और सेक्शन, सिंपल सा सेक्शन 237। ये बेटा आपकी ना बुक्स में नहीं है, मुनीश भंडारी की बुक्स में नहीं है ये आपके स्टडी मटेरियल में दे रखा है, तो वहां से देख लेना बेटा। हेडिंग है लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीफ, दैट एन एजेंट्स unauthorized acts were authorized। तो बात बेटा ये भी बहुत सिंपल सी है। लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीफ दैट एन एजेंट्स अनऑथराइज्ड एक्ट्स वर ऑथराइज्ड। तो मुझे ना बेटा कुछ बातें हैं सिंपल सी, मुझे जवाब देना। बेटा प्रिंसिपल है और एजेंट है, ठीक है, और बेटा एज यूजुअल थर्ड पार्टी है। अब सुनना जो मैं कहूंगा बेटा। एजेंट एजेंट बेटा एजेंट ने कमिट करे कुछ एक्ट्स, प्रिंसिपल ने बेटा एजेंट को अपॉइंट करा, ठीक है, और एजेंट ने बेटा थर्ड पार्टी के साथ कमिट करे कुछ एक्ट्स। अब बेटा दो बातें हो सकती हैं, या तो एजेंट ने जो एक्ट्स कमिट करे हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, वो ऑथराइज्ड एक्ट्स है या वो अनऑथराइज्ड एक्ट्स है। तो एजेंट ने जो एक्ट्स कमिट करे हैं वो उसकी अथॉरिटी के अंदर आते हैं या बाहर आते हैं। बेटा अगर तो अंदर आते हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रिंसिपल लायबल होगा एजेंट के एक्ट्स के लिए, प्रिंसिपल विल बी लायबल। तो प्रिंसिपल को लायबल माना जाएगा फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। लेकिन बेटा बेटे अनऑथराइज्ड एक्ट्स के लिए बेटा कायदे में प्रिंसिपल लायबल नहीं होता है। एजेंट के अनऑथराइज्ड एक्ट्स के लिए कायदे में बेटे प्रिंसिपल लायबल नहीं है, एजेंट खुद लायबल है। लेकिन सुनो जो प्रिंसिपल था ना, उसने बेटा थर्ड पार्टी को यह बिलीफ दिलवाया मतलब यकीन दिलवाया कि एजेंट ने जो एक्ट कमिट किया है वो अनऑथराइज्ड नहीं है, बल्कि वो एक्ट क्या है, ऑथराइज्ड है। यानी बेटा प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी को कहा कि ये अनऑथराइज्ड एक्ट अनऑथराइज्ड नहीं है, ये ऑथराइज्ड एक्ट है। प्रिंसिपल induces belief that unauthorized act is an authorized act। तो प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी के दिमाग में यह बात डाल दी कि एजेंट ने जो एक्ट कमिट किया है वो अनऑथराइज्ड है ही नहीं, वो ऑथराइज्ड है। और बेटा जब ऑथराइज्ड है तो बेटा फिर प्रिंसिपल क्या होगा, लायबल होगा। प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल। भाई आप ही ने तो यकीन दिलवाया थर्ड पार्टी को कि एजेंट ने जो एक्ट कमिट किया है वो अनऑथराइज्ड नहीं है बल्कि ऑथराइज्ड है, और जब ऑथराइज्ड है तो उसके लिए आपको लायबल माना जाएगा। प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल, प्रिंसिपल को बच्चे लायबल माना जाएगा। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो। तो उन एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल को लायबल बेटा माना जाएगा।
तो ऑथराइज्ड एक्ट के लिए तो वैसे भी प्रिंसिपल ही लायबल है बेटा, लेकिन अगर अनऑथराइज्ड एक्ट के लिए थर्ड पार्टी के दिमाग में प्रिंसिपल यह बात डाल देता है कि वो अनऑथराइज्ड एक्ट नहीं है बल्कि एक ऑथराइज्ड एक्ट है, तो ठीक है, फिर थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को लायबल ठहरा सकती है। ठीक है बेटे, चलो आ जाओ। लास्ट पॉइंट हमारा रहता है बेटा 238। देखो बेटा 238, इफेक्ट ऑन अग्रीमेंट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड बाय एजेंट। सिंपल बेटा, misrepresentation made or fraud committed by agent acting in the course of their business for their principal have the same effect on agreement made by such agent as if such misrepresentation or fraud had been made or committed by the principal, but misrepresentation made or fraud committed by agent in matters which do not affect their authority do not affect their principal। तो बेटा कहने का मतलब पता है क्या है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बेटा समझाता हूं। सेक्शन 238, effect of fraud and misrepresentation। effect of fraud and misrepresentation। प्रिंसिपल, एजेंट, थर्ड पार्टी। ठीक है, बना लो बेटा। तो बेटा एक बात मेरे को बताओ, अब हुआ क्या है बच्चे, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, उसे बेटा अथॉरिटी दी, उसे अथॉरिटी दी, लेकिन बेटा एजेंट ने जब थर्ड पार्टी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ ना, तो उसने बेटा कमिट किया थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड, या उसने थर्ड पार्टी के साथ कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया है ना, पढ़ा हुआ है आपने फाउंडेशन में बेटा। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस बस एक बात का है, फ्रॉड में आपका इंटेंशन डिसीव करने का होता है, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में आपका इंटेंशन डिसीव करने का नहीं होता। तो मुझे एक बात बताओ, एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड किया या मिस रिप्रेजेंटेशन किया, तो सेक्शन 238 कहता है कि इस फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का इफेक्ट, इस फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का इफेक्ट वही पड़ता है जो पड़ता अगर अगर ये फ्रॉड प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी के साथ किया होता। मैंने क्या कहा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ कोई फ्रॉड किया, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन किया अथॉरिटी के अंदर रह के, विद इन अथॉरिटी, तो ए ने थर्ड पार्टी के साथ अथॉरिटी के अंदर रह के कोई फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन किया, तो इस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन का वही इफेक्ट होगा जो होता अगर यह फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन थर्ड पार्टी के साथ बेटा प्रिंसिपल ने किया होता। तो मुझे बताओ, अगर यह फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन थर्ड पार्टी के साथ प्रिंसिपल ने किया होता तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता, यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता बेटा। पढ़ा हुआ है आपने, एट ऑप्शन ऑफ, किसके ऑप्शन पे, अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे। और बेटा कौन है अग्रीव्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, दैट इज थर्ड पार्टी। तो उन्होंने कहा एजेंट ने अगर अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के थर्ड पार्टी के साथ कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, तो इस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन का वही इफेक्ट होगा, वही सेम इफेक्ट होगा जो होता होता अगर थर्ड पार्टी के साथ वो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल ने किया होता तो। और अगर प्रिंसिपल ने किया होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, दैट इज थर्ड पार्टी।
तो बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा? वॉइडेबल माना जाएगा। पक्का बताओ बेटा, क्लियर हुआ? ठीक है, तो बेटा प्रिंसिपल यहां पर लायबल माना जाएगा उन एक्ट्स के लिए, उस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। प्रिंसिपल विल बी लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो ये सेक्शन साफ साफ एक बात कहता है, अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के, ये इंपॉर्टेंट बात है ना, अथॉरिटी के अंदर रह के कोई फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, तो उस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन का इफेक्ट वही पड़ता है जो पड़ता अगर वो फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी के साथ किया होता। और अगर प्रिंसिपल ने वो फ्रॉड किया होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता एट द ऑप्शन ऑफ थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल को लायबल ठहराया जाता। लेकिन बेटा याद रखना, अगर एजेंट ने कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया है which do not affect their authority, याद रखना, अगर एजेंट ने फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन किया है अथॉरिटी से बाहर जाके, तो याद रखना बेटा उसके लिए प्रिंसिपल को लायबल ठहराया नहीं जा सकता, ए पर्सनली लायबल माना जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुआ सबको? चलो बेटा कॉपी कर लो ये। तो अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के कोई फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन थर्ड पार्टी के साथ करता है, तो बेटा याद रखना उसका इफेक्ट वही पड़ता है जो पड़ता अगर थर्ड पार्टी के साथ वो फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल ने खुद किया होता। और अगर प्रिंसिपल ने किया होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता एट ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी और पी को लायबल माना जाता। लेकिन बेटा याद रखना, अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन किया है ना, तो बेटा प्रिंसिपल उस केस में लायबल नहीं होता है, ये बात आपको पता है बेटा। ठीक है बच्चे, चलो बेटा एक लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का रहता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।